सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से साथियों गौतम रत्ना। और आप जानते ही हैं कि हमारा चैनल पर अपने बहुजन महापुरुषों की जो उनके ऐतिहासिक काम हैं उनको आप लोगों तक पहुंचाना, ताकि आप उनकी हिस्ट्री और उनकी कहानियों से आप एक प्रेरणा लेकर के समाज का बखूबी एक अच्छा समाज के लिए काम कर सकें। तो ये पूरा जो आज का एपिसोड है वो है साहब काशीराम जी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। किस किस तरह से उन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए क्या-क्या झेला, किस किस तरह से ज़िंदगी बिताई और किस किस तरीके से उन्होंने समाज के लिए काम करके आज यहाँ तक समाज को खड़ा किया। तो शुरू करते हैं साथियों। एक रात काशीराम साहिब रेलवे स्टेशन पर न्यूज़पेपर बिछाकर सोने की कोशिश कर रहे थे। रेलवे स्टेशन का एक कर्मचारी साहब काशीराम जी को देख रहा था कि वो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, तो उसने मान्यवर साहब काशीराम जी से पूछा, साहब मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि आप सो नहीं पा रहे हैं, तो आपको कोई परेशानी है तो बताइए। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरा घर नज़दीक है। तो साहब काशीराम जी ने कहा कि समस्या तो है, लेकिन उसका समाधान आपके पास नहीं है। कर्मचारी ने पूछा, ऐसी क्या परेशानी है, आप मुझे बताएं, मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपकी मदद जरूर करूंगा। तो साहब काशीराम जी ने कहा कि देखो, ऐसा है कि जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूं तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मुझे संसद की तरफ उंगली करके खड़े हैं ये नजर आता है और मेरी आंखें खुल जाती हैं। जब मैं आंखें खोल के देखता हूं तो संसद में मुझे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दुश्मन नजर आते हैं, तो मेरी नींद और ज्यादा खराब हो जाती है। अब बताओ, क्या तुम मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो? सवाल आज भी वही है और हम अपने महापुरुषों के त्याग समर्पण को सही न्याय नहीं दे पाए। तो साथियों, इस तरीके से उन्होंने जिंदगी बिताई। मुझे यह भी नहीं पता कि मेरे परिवार में कौन कौन है, क्योंकि जब से मैंने घर छोड़ा है तो फिर कभी घर नहीं गया। बहुजन महानायक क्रांतिकारी और वैज्ञानिक से बने सामाजिक वैज्ञानिक श्री काशीराम जी के संघर्ष भरे और त्याग भरे जीवन की दास्तान के बारे में में जानकारी साझा करते हैं। बाबा साहब के बचपन के दोस्त सरदार सुच्चा सिंह, जो वायुसेना में तकनीकी अधिकारी के पद पर तैनात थे और उस समय दिल्ली के लक्ष्मी नगर में तैनात रहते थे। जब 1982 में यानी 25 साल बाद साहब के दोस्त अजीत सिंह के माध्यम से पता चला, यह जानने के लिए कि काशीराम जो दिल्ली में रहकर बहुजन आंदोलन चला रहे हैं, इसलिए उन्होंने दिल्ली के करोलबाग स्थित बामसिफ के कार्यालय में फोन किया और फोन साहब ने खुद उठाया। सुच्चा सिंह ने साहब की आवाज पहचान ली और कहा कि मैं आपके बचपन का बहुत पुराना दोस्त बोल रहा हूं, तुम मुझे शायद भूल गए होगे। तब साहब का जवाब था, ऐसा किसी भी हालत में नहीं हो सकता, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? हाँ जी, सुच्चा सिंह। दोस्त ने अपना नाम बताते हुए कहा, अरे भाई सुच्चा सिंह, आपको कौन नहीं जानता, आपको पूरा देश जानता है। आपने साइकिल चलाकर एशिया में हमारे क्षेत्र का और हमारे देश का नाम रोशन किया है, तुम्हें कोई कैसे भूल सकता है? काशीराम, तो क्या पूरा देश आपको अच्छे से जानता है? साहब का जवाब भावुकता से भरा था और साहब ने आगे कहा कि जब भी तुम्हें समय मिले तो मुझसे मिलने आना। आगे सुच्चा सिंह ने कहा कि मैं इस वक्त पोस्टिंग दिल्ली में हूं, लेकिन मैं अभी नहीं आ सकता, क्योंकि अभी मैं अपनी पत्नी की दवा लेने आया हूं और वह भी मेरे साथ हैं। तो साहब ने बड़ी नम्रता से पूछा और कहा कि अभी आ जाओ, भाभी जी को भी साथ ले आओ।
क्योंकि अभी मेरे पास समय है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कल किस स्थिति में हो जाऊंगा, क्योंकि अब पूरा देश मेरा है। साहब श्री काशीराम जी के बड़प्पन भरपूर बोलों को सुनते हुए ही साहब के दर्शन करने के लिए सुच्चा सिंह सीधे करोल बाग साहब के कार्यालय पहुंच गए। साहब और सुच्चा सिंह ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। सुच्चा सिंह के शब्दों में मैं उस समय की खुशी के क्षणों का वर्णन भी नहीं कर सकता। कुछ देर बाद सुच्चा सिंह ने साहब से कहा, आप घर क्यों नहीं चलते? आप घर क्यों नहीं चलते? तो साहब का जवाब था कि मैं घर बार से क्या लेना है, अब तो पूरा बहुजन समाज ही मेरा घर है। सुच्चा सिंह ने अगला सवाल पूछा कि साहब जी घर में कौन कौन है? साहब का उत्तर था कि मुझे तो मालूम ही नहीं, क्योंकि मैं जब से घर को छोड़ा है मैं कभी घर भी नहीं गया। फिर सुच्चा सिंह ने पूछा कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैंने न तो कभी सामने देखा है और न ही कभी पीछे देखा है। साहब का स्पष्ट उत्तर था। इस मुलाकात के बाद भी सुच्चा सिंह अक्सर साहब से मिलते रहते थे, क्योंकि दिल्ली में पोस्टेड थे। एक बार सुच्चा सिंह साहब से मिलने गए तो साहब उन्हें अपने साथ ले गए। उस दिन साहब का कई सांसदों से मिलने का कार्यक्रम था। साहब सुच्चा सिंह के साथ कम से कम 25-30 सांसदों के घर गए। साहब हर सांसद को सुच्चा सिंह का परिचय अपनी अच्छी बातों में देते थे और बाद में कहते थे कि मेरे बचपन का दोस्त है। लेकिन यह शेड्यूल कास्ट नहीं है। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी सुच्चा सिंह कुछ भी नहीं कहते थे। लेकिन सुच्चा सिंह ने सुनकर कुछ नहीं कहा। अंत में सुच्चा सिंह ने साहब से पूछा कि ऐसा कहने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? तो साहब का जवाब था कि कम से कम इन सांसदों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अलग अलग जाति के होने के बावजूद हम कितने करीबी दोस्त हैं। सुच्चा सिंह ने यह भी कहा कि मैं सांसदों के ऊंचे फ्लैटों की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थक गया था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि काशीराम जी के शरीर में बिल्कुल भी थकावट नहीं आती थी। ट्रेन से उतरने के बाद जब सुच्चा सिंह अपने घर जाने लगे तो उन्होंने साहब से कहा, कभी कभी मेरे घर भी आया करो। तो साहब का सख्त जवाब था कि मैं किसी मित्र के घर नहीं जाता, न ही किसी के जन्म या मृत्यु पर घर जाता हूं। ऐसा करने से मैं अपना मूवमेंट ठीक से नहीं चला पाऊंगा। मैं केवल वहीं जाता हूं जहां मेरे समाज को कुछ हासिल होता है, होने की उम्मीद रहती है। बहुजन समाज को शासक बनाकर बाबा साहब जी का प्रबुद्ध भारत का सपना पूरा किया जा सकता है। मान्यवर साहब काशीराम। तो साथियों, ऐसे थे साहब काशीराम। और उनके जाने के बाद मुझे, कम से कम मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूं, मुझे तो ऐसा कोई ईमानदार समाज सुधारक काशीराम जैसा अभी तक तो मुझे दिखता नहीं है। उनके नाम को भले ही कितने लोग जोड़ करके संगठन, पार्टियां नेतागिरी कर रहे हों, लेकिन उनके जैसा समर्पण समाज के लिए किसी में नहीं है। और मैं इसलिए और बखूबी जानता हूं कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, वो भी सन 84 से लगातार, और मात्र 15.5-16 साल की उम्र में। उनकी जो भाषा शैली, उनका समझाने का तरीका, मतलब अगर ब्राह्मणवादी भी सामने बैठा हो तो वो भी उनका कायल हो जाए। जैसे कि आपने कई बार पेन की कहानी सुनी होगी, कि मुझे अच्छी तरह याद है जब वो समझाते थे तो एक रेनॉल्ड कंपनी का एक पेन हुआ करता था उस टाइम, काफ़ी महंगा पेन था। उसको मेड बताया करते थे लोग कि अमेरिका मेड है वो, और उसका छोटा सा ढक्कन एक नीले रंग का होता था और नीचे का वाइट रंग का होता था।
तो नीले रंग का जो छोटा ढक्कन ऊपर वाला था उसको बताते थे लोगों के बीच में बैठ करके ये 15% है और ये नीचे वाला 85% है और इस पर ये जो 15% है जो कम है वो इस पर शासन कर रहा है। मैं इस 15% को नीचे नहीं लाना चाहता और इस 85 को ऊपर लेके नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इसको पैरेलल, इसको बराबर करना चाहता हूँ। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें कहाँ किसी ब्राह्मणवादी मनुवादी को तकलीफ होगी। मतलब उनका एक समझाने, और वो भी बहुत पोलाइटली, ये नहीं किसी पर गुस्सा करके या किसी से झगड़ा करके या किसी, बहुत कम ऐसे चांसेस हैं हुए हैं जहाँ पर वो आक्रामक दिखे। और एक मेरे इलेक्शन के टाइम में मैंने आक्रामक उनको पहली बार देखा जब दिल्ली के कल्याणपुरी क्षेत्र में, जहाँ से साहब काशीराम पूर्वी दिल्ली लोकसभा लड़ रहे थे, वहाँ मेरे ऊपर चाकुओं से अटैक हुआ और पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। तब मैंने पहली बार साहब काशीराम जी को आक्रामक देखा, जहाँ उन्होंने एक कोर्ट भी ईजाद किया उसी टाइम कि मैं देश के दो बड़े गुंडों से लड़ रहा हूँ, एक राजीव गांधी और एक दिल्ली के बेताज बादशाह जिसको लोग कहते हैं HKL भगत के खिलाफ, और तुमसे ये छोटे गुंडे नहीं समझते। थाने की तरफ इशारा करके उन्होंने जब ऐसे कहा, छोटे गुंडे मतलब पुलिस को कहा था उन्होंने, तो लोगों ने जब पथराव किया तो पुलिस के दिल्ली के LG और पुलिस के दिल्ली के कमिश्नर ने यह आश्वासन दिया कि हमको सिर्फ रात को 12 बजे तक का टाइम दे दीजिए, जितने भी कल्प्रिट हैं हम उनको अरेस्ट करके कल कोर्ट में पेश करके जेल भेज देंगे। और वाकई में ये हुआ। जब लोगों ने पथराव किया तो उन जो 10-11 जो लड़के उसमें इन्वॉल्व थे, कांग्रेसी गुंडे थे, और अफसोस की बात देखिए कांग्रेसी गुंडे कौन थे, वो हमारे ही समाज के, बहुजन समाज के, वाल्मीकि जाति के लड़के थे सारे के सारे मैक्सिमम, जिनको एक पार्सन उन्होंने शराब पिला करके, मैं प्रचार कर रहा था, मेरे ऊपर अटैक कराया था चाकुओं से। तो हमारे समाज को किस तरह से जो दूसरी पार्टियां हैं, जो दूसरी ताकतें किस तरह इस्तेमाल करती हैं, ये बात मैंने इसलिए आपके बीच में रखी साथियों। और उसके बाद से फिर मैंने अपना एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिल्म लाइन को अपना बिजनेस का एक माध्यम बनाया। आज उसी वजह से मैं आप तक इस तरह की हिस्ट्री और एट्रोसिटी, क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत होती है, उस एट्रोसिटी पे मैं एक पॉजिटिव, जहाँ कहीं भी हमारे समाज के अत्याचार होता है उस पर न्याय दिलाने में बहुत सक्षम रूप में काम करता हूँ। तो बीच में कई ऐसा होता है कि कभी कुछ नेताओं के वीडियोस भी हम डाल देते हैं करंट उस पर। तो अभी पीछे कुछ मैंने ऐसा देखा कि अगर चंद्रशेखर की वीडियो डाल लो तो BSP वाले नाराज़ होते हैं, तो BSP वाले अनसब्सक्राइब करते हैं, देखते नहीं हैं। और अगर मायावती जी की, बहन जी की डाल दो तो फिर चंद्रशेखर वाले नहीं देखते हैं। वामन मेश्राम की डाल दो तो ये दोनों, भाई हमारे पास, हम मीडिया चला रहे हैं, हम किसी एक के बंधुआ मजदूर नहीं है। हमको कोई ना तनख्वाह मायावती दे रही, ना चंद्रशेखर दे रहा है, ना हमको वामन मेश्राम दे रहा है। हम अपनी पॉकेट से खर्च करके इस काम को कर रहे हैं। तो इसमें जो ये अंधी भक्ति, जो मोदी की अंधभक्ति है, वही अंधभक्ति जो मैंने यहाँ देखी है इन बहुजन समाज के नेताओं के प्रति, तो ये बड़ा दुखद है साथियों। या तो आप इतने मजबूर करें उनको, सब जितने बहुजन नेता हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, तब तो हमारे जैसे आदमी पे सवाल खड़ा कीजिए। और रही बात हमारे काम करने की, तो उनसे ज़्यादा ताकत रखते हैं ऐसे नेताओं से ज़्यादा, और ऐसे नेताओं से ज़्यादा काम करने की क्षमता है। एक फ़ोन पे कहीं का भी प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता है हमारे फ़ोन के बाद एट्रोसिटीज़ पर, और हमको ये नेता कोई करके दिखा दे। और ये मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ। खैर साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पेज को भी फॉलो करें जो बहुजन दस्तक न्यूज के नाम से ही है। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता
एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714